हेलो बच्चों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर शुरू करेंगे और आज हमारे साथ आप लोग बायोलॉजी को पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी का जो पहले चैप्टर का नाम है क्लास 12 में, वो है पुष्पी पौधों में जनन। तो हम सबसे पहले जानेंगे पुष्पी पौधों में जनन के बारे में। तो हमारे संसार में, जगत में जो पौधे होते हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। जैसे हमारे संसार में पौधे तो बहुत हैं, तो अब इन पौधों को हम अलग अलग नाम पढ़ते जाए तो बहुत सारे अधिक पौधे हो जाएंगे। तो सबके लिए एक श्रेणियां बनाई गई, उन श्रेणियों के अंतर्गत इनको रखा गया। तो पौधों को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि शैवाल हो गया, बायोफाइटा हो गया, टेरोफाइटा हो गया, और अनावृत बीजी पौधे हो गए, और आवृत बीजी पौधे हो गए। तो इन 5 वर्गों में पौधों को बांटा गया पौधों के आकार पर। जैसे शैवाल में जड़, तना, पत्ती, ये सारी चीजें नहीं पाए जाते हैं, फिर भी उनको पौधों को श्रेणी में रखा गया, क्योंकि उनके पास जो लवक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। ठीक है। और जो बायोफाइटा है, बायोफाइटा के अंतर्गत भी जड़, तना, बायोफाइटा के जो अंदर जो पौधे रखे गए उनके भी अंदर जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं पाया जाता है, परंतु उनके भी अंदर लवक पाया जाता है। परंतु उसमें बायोफाइटा वाले पौधों में जड़ जैसी कुछ संरचना पाई जाती है, ठीक है, जिसे मूलाभास कहते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास टेट्रोफाइटा है, उसमें हमारे पास जड़, तना, पत्ती तो पाई जाती है, परंतु उसमें बीज नहीं पाए जाते। ठीक है। तो पुष्प और बीज नहीं पाए जाते। और जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनके अंदर जड़, तना, पत्ती और बीज पाया जाता है, परंतु पुष्प नहीं पाया जाता। और जो हमारे पास आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें, आवृत बीजी पौधों में वे पौधे रखे जाते हैं जिनके पास जड़, तना, पत्ती, पुष्प और बीज, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। तो इसलिए हमें इस चैप्टर के अंदर केवल आवृत बीजी पौधों को पढ़ना है। तो आइए हम इस बार इसको बोर्ड पे समझाते हैं क्या है ये। तो चलिए ये देखते हैं बोर्ड की तरफ। अभी हमने आपको बताया था कि पृथ्वी पर जितने भी पौधे पाए जाते हैं उनको इस 5 वर्गों में बांटा गया है। हमने बताया आपको कि शैवाल, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ये सभी पौधे हैं। और इनको अलग अलग पौधों के गुणों के आधार पर, जिनमें जो जो चीज़ पाई जाती थी उनके अनुसार इनके अंदर इनको रखा गया। जैसे शैवाल है, शैवाल के अंदर उन पौधों को रखा गया जिनके अंदर जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती, पुष्प और बीज कुछ भी नहीं पाया जाता है, परंतु इनको पौधों में इसलिए रखा गया कि इनके कोशिकाओं के अंदर लवक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, इसलिए इन्हें शैवाल की श्रेणियों में रखा गया। ऐसे पौधों को शैवाल में रखा गया क्योंकि इनके अंदर केवल एक लवक पाया जाता था जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता था। और जो बायोफाइटा है, बायोफाइटा में जड़, तना, पत्ती, पुष्प और बीज ये सभी नहीं पाए जाते हैं, परंतु इनकी जैसी एक संरचना पाई जाती है, इनकी जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम मूलाभास कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? मूलाभास कहते हैं। ठीक है। और इनमें भी जड़, तना, पत्ती, पुष्प और बीज भी नहीं पाए जाते इस पे पौधा में। किस पौधे में? बायोफाइटा श्रेणी के पौधों में। ठीक है। जो टेरिडोफाइटा है, इसमें क्या होता है? इसमें है कि जड़, तना, पत्ती और पुष्प और बीज, इसमें क्या होता है कि जड़, तना, पत्ती तो पाई जाती है, परंतु इसमें बीज और पुष्प नहीं पाए जाते हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती तो पाई जाती है, परंतु पुष्प और बीज नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में वो पौधे आते हैं जिन पौधों के अंदर जड़, तना, पत्ती तो पाई जाती है, परंतु उसमें फूल नहीं होता, ना ही उसके पास बीज होता है। ठीक है। और जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनमें जड़ भी पाया जाता है, तना भी पाया जाता है, पत्ती भी पाई जाती है, बीज भी पाया जाता है, परंतु पुष्प नहीं पाया जाता। जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनके अंदर
जड़, तना, पत्ती, बीज पाए जाते हैं परंतु पुष्प नहीं पाया जाता। और जो आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं उनके अंदर जड़, तना, पत्ती, पुष्प और बीज ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मतलब जिनके अंदर पुष्प होगा वो किस प्रकार से लैंगिक जनन को करते हैं ये हमें पढ़ना है। तो हम देख रहे हैं कि आवृत्ति बीजी पौधों के अंदर पुष्प की संरचना पाई जाती है, इसलिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आवृत्ति बीजी पौधों में जनन। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, आवृत्ति बीजी पौधों को जो ये पुष्प है यही इसका क्या है, लैंगिक जन अंग है। ये क्या है, लैंगिक अंग है। तो अब हम चलेंगे चैप्टर की तरफ और इसको हम करेंगे इरेज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो पुष्पों की संरचना को देखते हैं। हमने जैसे बोर्ड पर आपके लिए पुष्प बना लिया है, ये पुष्प का संरचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुष्पों की बात करेंगे। तो ये पुष्प का जो ये आपको भाग दिख रहा है ये वाला, इसको हम स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, और जो पुष्प का जो सबसे नीचे वाला भाग है ये जो आपको हरे कलर का दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हैं गुलाब के फूल में जब गुलाब जो कली की अवस्था में होती है, कली की अवस्था में, तो देखेंगे हरे कलर से वो ढका रहता है। हरे कलर से वो क्या रहता है, ढका रहता है। तो जो हरा कलर से जो ढका रहता है उसे हम वायदल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम सिपेल कहते हैं। ठीक है, अब जो ये आपको रेड कलर का ये दिख रहा है, जो ये डायग्राम है, तो आप लोग गुलाब पे देखे होंगे तो गुलाब जब वो हरे कलर का जब धीरे धीरे वो खुलता है तो उसमें आप देखेंगे रेड कलर की पत्तियां दिखती हैं आपको, रेड कलर के। तो वो दल पुंज होता है, वो चटकदार इसलिए होता है कि लोग उसकी खूबसूरती को देखकर उसे तोड़े। तो ये जो दल पुंज आपको दिख रहा है ये कैसा होता है, चटकदार कलर का होता है। किस कलर का होता है, चटकदार कलर का होता है कि लोग उसे पसंद करें। ठीक है, और जो ये आपको भाग दिख रहा है इस तरीके सर में, और ये आपको पुष्प में जो ये भाग दिख रहा है ये बड़ा सा, इसको हम पुंकेसर कहते हैं। तो पुष्पों की संरचना को 4 चक्रों में बांटा गया है। किसमें किसमें, वादल, दल और स्त्री केसर और पुंकेसर। तो आप देख सकते हैं कि पुष्पों की संरचना को किसमें किसमें बांटा गया है, वादल में, दल में, पुंकेसर में और स्त्री केसर में। जब कली अवस्था में होती है तो वो जो गुलाब हरे कलर से ढका होता है उसको हम कहते हैं वादल। जो गुलाब की जो हमारा जो ये दलपुंज जो चटकदार कलर का होता है उसे हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं। आप लोग देखेंगे बीच में जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम स्त्री केसर कहते हैं। आज जो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डंडी के रूप में दिखाई देता है उसको हम पुंकेसर कहते हैं। पुष्पों की संरचना को 4 चक्र में बांटा गया है। तो चक्र का क्या है, जैसे 2 चक्र होते हैं इसमें, हमने तो जान गया पुष्पों के 4 भागों में होते हैं। तो हमने बता दिया कि वाय दल होता है, दल होता है, और हमने आपको बताया कि पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। तो इसमें चक्र होते हैं, चक्र 2 चक्रों में बांटा गया है पुष्पों की संरचना को। एक होता है आवश्यक चक्र और दूसरा होता है सहायक चक्र। आवश्यक चक्र क्या होता है, आवश्यक चक्र के अंतर पुंकेसर आता है और स्त्री केसर आता है। इन्हें आवश्यक चक्र के अंतर्गत क्यों रखा गया ये जान लीजिए। पुंकेसर के अंदर हमारा नर युग्मक तैयार होता है। पुंकेसर के अंदर नर युग्मक बनता है और स्त्री केसर के अंदर अंडाशय बनता है। ठीक है, ये एक मादा युग्मक है और ये एक नर युग्मक है, इसलिए इन्हें आवश्यक चक्र के अंतर्गत रखा गया। और सहायक चक्र में कौन कौन से आते हैं, सहायक चक्र में वाह दल आता है और दल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया है पुष्पों की संरचना में, तो यहाँ पे हमने केवल वाह दल को 2 बनाया है। तो ये वाह दल की जो संख्या है कभी 1 भी रहती है और कभी 1 से अधिक भी होती है। तो ज़्यादातर 1 से अधिक होते हैं। तो जो वाह दल की जब संख्या, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वाह दल 2 है तो हमने इसको वाह दल लिखा है। मगर अभी आप देखेंगे हम लोग पुष्पों के अंदर किसी भी गुलाब का फूल देख लीजिए, उसमें 1 नहीं रहेगा वाह दल, आप देखेंगे उसमें इस प्रकार से कुछ होंगे।
और वो ढक के रखे होंगे, ठीक है, जो कोड़ी के रूप में होते हैं। तो जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, जब वाह दलों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए एक नहीं है, 6 है, तो उनको हम किस नाम से जानेंगे? दल पुंजों की संख्या यहाँ पे 2 है, तो इसे हम दल कहते हैं। मगर जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इसे क्या कहेंगे? तो जब वाह दलों की जब संख्या बढ़ जाए तो उसे हम वाह दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? वाह दल पुंज कहते हैं। आज जब इन दलों की संख्या बढ़ जाती है, जैसे कि गुलाब के, जब गुलाब का तोड़ते हैं, जो चटकदार कलर का जो होता है, जिससे मधुमक्खियां या कोई भी चीज देखे उसे पसंद कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो एक तो रहता नहीं, उसकी जनसंख्या अधिक होती है, तो वहां पे उसको दल नहीं कहेंगे, वहां पे उसको हम दल पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? दल पुंज। और जो ये पुंकेसर है, यहाँ पे तो हमने केवल 2 पुंकेसरों को बनाया है, मगर यही पुंकेसरों की जब संख्या बढ़ जाती है तो उसका नाम हम पुमंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पुमंग। और यहाँ पे स्त्री केसर आपको एक दिख रहा है, मगर जैसी इनकी संख्या बढ़ जाती है तो उसको हम जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप लोग इसको लिख लीजिए कि जब वाह दल की जनसंख्या बढ़ती है तो उसे हम वाह दल पुंज कहते हैं। जब दलों की संख्या बढ़ती है तो हम दल पुंज कहते हैं। पुंकेसरों की संख्या बढ़ती है तो उसे हम पुमंग कहते हैं। और स्त्री केसरों की संख्या बढ़ती है तो उसे हम जयांग कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जिनको जिनको बातें ये समझ में आ रही है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और हमने ये भी बात बताया कि पुष्पों की संरचना को 2 चक्रों के अंतर्गत बांटा गया, एक आवश्यक चक्र और दूसरा सहायक चक्र। हमेशा बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है कि आवश्यक चक्र कौन कौन से होते हैं। तो आवश्यक चक्र कौन कौन से हैं, मैंने अभी आपको बताया कि आवश्यक चक्र क्या है, पुंकेसर है और स्त्री केसर है। इसलिए कि पुंकेसर के अंदर नर युग्मक बनता है और स्त्री केसर के अंदर मादा युग्मक बनता है, जो लैंगिक जनन में क्या होते हैं, बहुत सहयोगी होते हैं। ठीक है, और सहायक चक्र क्या है कि जो वाह दल और दल, ये दोनों क्या है, सहायक चक्र है, केवल इनकी सहायता, इनकी मदद करते हैं और इनमें कोई इनका रोल नहीं है। किसी किसी पौधे में ये दोनों नहीं भी पाए जाते हैं, तब भी क्या होता है, वो जनन कर लेता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो हमने अभी आपको बताया था कि पुष्पों को चक्रों में बांटा गया था। जैसे 2 चक्र हमारे पास है, आवश्यक चक्र और सहायक चक्र। हमने बताया कि आवश्यक चक्र में कौन कौन से रखे गए थे, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर क्यों रखा गया था? क्योंकि पुंकेसर के अंदर नर युग्मक बनता है और स्त्री केसर के अंदर मादा युग्मक बनता है, इसलिए इन दोनों को आवश्यक चक्र में रखा गया। और दूसरा चक्र क्या है, सहायक चक्र। जो दल और वाह दल, ये केवल उनकी सहायता करती हैं, इनके अंदर युग्मक बनता नहीं है, केवल क्या करती हैं, जनन के दौरान सहायता करती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें सहायक चक्र में रखा गया। फिर हमने आपको बताया कि वाह दलों का समूह, मतलब जब एक रहेंगे तो उसे वाह दल कहेंगे, और जब वो समूह में हो जाएंगे तो उसको हम वाह दल पुंज बोलेंगे। दलों का समूह दल पुंज, पुंकेसरों का समूह पुमंग, स्त्री केसरों का समूह जया। आइए कुछ इसके बारे में भी जान लेते हैं, पुष्पों की संरचना के बारे में। तो वाह दल तो हम लोग जान चुके हैं, दल भी जान चुके हैं। पुंकेसर को भी 3 भाग होते हैं। पुंकेसर के भी क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। जैसे कि जो ये वाला आपको भाग दिख रहा है, ये वाला, ये इतना भाग, ठीक है, इसे हम परागकोश कहते हैं। ठीक है, आज जो ये वाला आपको भाग दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं योजी। ठीक है, आज जो ये आपको भाग दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं पूतंतु, फिलामेंट इंग्लिश में। तो परागकोश को कितने भागों में बांटा गया, पुंकेसर को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, परागकोश, योजी और पूतंतु।
जो ये ऊपर वाला आपको हिस्सा दिख रहा है उसको हम पराग कोश कहते हैं। जो इन दोनों को जोड़ता है, ठीक ना, इसको हम योजी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कनेक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और जो ये आपको डंडी के रूप में दिख रहा है इसको हम पू तंतु कहते हैं, ठीक है। उसी तरह स्त्री केसर को भी 3 भागों में बांटा गया। जो ये आपको ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है जो गोल सा है इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो ये वाला आपको भाग दिख रहा है यहां से यहां तक नलिका के रूप में, इसे हम वर्तिका कहते हैं, ठीक है। और जो ये आपको ये गोल सी संरचना दिखाई दे रही है, गोल सी, इसको हम अंडाशय कहते हैं, ठीक है। अब अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड, इसे हम बीजांड कहते हैं। बीजांड के अंदर क्या बनता है? मादा युग्मक। जो है आपको बड़ी सी कोशिका दिखाई दे रही है, ये वाली, जो ये बड़ी वाली दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं? मादा युग्मक। तो कोई आपसे पूछेगा मादा युग्मक कहाँ रहता है, तो मादा युग्मक क्या रहता है? स्त्री केसर के अंदर, अंडाशय के अंदर बीजांड में क्या होता है? मादा युग्मक तैयार होता है, जो बड़ी सी कोशिका होती है, ठीक है। और जो नर युग्मक है, ये नर युग्मक है, वो पराग कोश में पाया जाता है। जो नर युग्मक कहाँ पाया जाता है? पराग कोश में। जो है आपको ये दिख रहा है पराग कोश, इस प्रकार से, जो इस प्रकार से दिख रहा है, इसमें छोटा सा ये क्या होता है? पराग कण होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये पूरा ये हमारा पराग कोश है। इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है ये है पराग कण। ये क्या है? पराग कण, जिसके अंदर जो ये हमारा पराग कण है, ये क्या होता है कि इसी के अंदर हमारा नर युग्मक तैयार होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा पुष्प क्या हो जाए? विकसित हो जाए। जब हमारा पुष्प विकसित होता है तो विकसित होने के बाद ये जो ये पराग कण है ये फट जाता है। ये क्या होता है? फट जाता है। जो हमारा पराग कोश है वो फट जाता है, और पराग कण जो होते हैं वो निकल कर कहाँ आते हैं? वर्तिकाग्र पर आते हैं, ठीक है। तो ये अपने मन से नहीं आ जाते हैं। जैसे मान लो ये चुम्बक थोड़ी ना इसको खींच लेगा यहाँ से, तो ये अपने मन से नहीं आते हैं। ये हवा की सहायता से, मधुमक्खियों की सहायता से, वो किसी ना किसी की मदद से आते हैं, ठीक है। बारिश हो रहा है, पानी गिरा, पानी छटक कर इनके पराग कण को लेकर इस पर आकर गिर गया, तो ऐसे भी आ सकते हैं। इसके पास कोई चुम्बक थोड़ी ना कि आओ तुम्हें खींच ले, ऐसा तो है नहीं। तो यहां से जो पराग कण है, यहां पर वर्तिकाग्र पर आने की क्रिया, जैसे यहां से उठा, ये हमारा मान लीजिए वर्तिकाग्र है। अब यहां से जो ये पराग कण उठकर यहां आएगा, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण। अब देखिए इसके नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे पहले था पुंकेसर, पुंकेसर को 3 भागों में बांटा गया। पराग कोश, योजी। पराग कोश इतने को कहते हैं जो बीच में इन्हें जोड़ता है, इसे हम योजी कहते हैं। जो लंबी से आपको डंडी दिख रही है इसको हम पुतंतु कहते हैं, ठीक है। अब पराग कोश के अंदर आपको एक संरचना पाई जाती है जिसको हम पराग कण कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कण। पराग कण में ही नर युग्मक बनता है। अब जैसे पराग जब पुष्प जब विकसित हो जाता है, जब पूर्ण रूप से जब का मतलब जो जनन करने के लिए जब पुष्प तैयार हो जाता है लैंगिक जनन करने के लिए, तो पराग कोश ऊपर से फट जाता है, और फटकर जो ये पराग कण है ये हवा के माध्यम से, मधुमक्खी के माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से वर्तिकाग्र पर आता है। तो पराग कण का
किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। एक बार आप लोग फिर से लिख लीजिए कापी पेन उठाकर कि जब पुष्प परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने के बाद पराग कोश क्या होता है, फट जाता है और फटकर पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर जिस माध्यम से पहुंचता है, तो जो ये क्रिया हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो थोड़ा सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। पराग कण वर्तिकाग्र पर आकर एक नलिका का निर्माण करता है। एक नलिका का निर्माण करता है जिसके सहायता से नर युग्मक अंडा मादा युग्मक के पास पहुंचता है। जो हमारा ये पराग कण था, जब हमारा पराग कोश फटा, ये पराग कण परागण की प्रक्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर आया। वर्तिकाग्र पर आने के बाद एक नलिका का निर्माण करता है जिसे हम पराग नलिका कहते हैं। इस नलिका को हम क्या कहते हैं, पराग नलिका। इस नलिका को क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। जो आकर जिससे नर युग्मक आकर कहाँ तक पहुंचता है, बीजांड में पहुंचता है और बीजांड में मादा युग्मक से संलयन करके युग्मनज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, युग्मनज। युग्मनज के बाद भ्रूण बनाता है, अब भ्रूण के बाद बीज बनाता है और बीज के बाद एक नया पौधा बनाता है। और इस पूरे चैप्टर में यदि आपको ये बात समझ में आ गई हो, तो पूरे चैप्टर के अंतर्गत पहले चैप्टर में हमें सभी इन्हीं के बारे में पढ़ना है अच्छे से, डिटेल से। तो आप लोग अगर ये बातें ना समझ, एक बार फिर से देख लेंगे। तो पूरे चैप्टर के अंतर्गत हमें यही सारी चीज़ों को पढ़ना है। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम कल पढ़ेंगे इनकी अवस्थाओं के बारे में, कि जैसे कि निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पहले की घटना, निषेचन, फिर निषेचन पश्च घटनाओं को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।